बीकॉम पार्ट सेकंड ABST पेपर सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी श्रम लागत नियंत्रण, लेबर कॉस्ट कंट्रोल। लेबर कॉस्ट कंट्रोल ये मेरा पहला इसका लेक्चर है। तो इसमें मैं आपको श्रम लागत नियंत्रण के संबंध में बता रही हूँ। आपको मालूम है, मैंने पहले बताया था कि लागत के हमारे 3 तत्व होते हैं: सामग्री, श्रम एवं व्यय। आज हम दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, श्रम, लेबर, इसको डिस्कस कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि श्रमिकों के स्थान पर मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगा है, परंतु श्रम के बिना सामग्री व मशीन का प्रयोग नहीं हो सकता। ये आपको मालूम ही है कि यदि आपके पास श्रम नहीं होगा तो सामग्री व मशीनों का प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। श्रम लागतों का इसलिए भी विशेष महत्व है कि यह उत्पादन लागत का एक प्रमुख तत्व है और कई उद्योगों में श्रमिकों को देय पारिश्रमिक कुल लागत का एक बड़ा भाग होता है। श्रम लागत पर नियंत्रण से उत्पादन की कार्यकुशलता एवं कार्य क्षमता में वृद्धि, सामग्री क्षय पर नियंत्रण एवं उपरिव्यय लागतों में कमी करना भी संभव हो जाता है। श्रम लागत में श्रमिकों पर किए गए सभी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष व्यय शामिल होते हैं, जिनमें मुख्य रूप से इन्हें 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। पहला है मूल मजदूरी, विविध भत्ते, भविष्य निधि एवं राज्य बीमा योजना में कर्मचारियों का अंशदान। दूसरा है श्रमिकों को दी गई सुविधाएं जैसे आवास, चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण आदि पर व्यय। तीसरा है श्रमिकों की कार्यकुशलता के आधार पर बोनस अथवा वार्षिक लाभ के आधार पर बोनस। तो अभी आपने देखा कि हमने श्रम लागत में ये सभी व्यय प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से शामिल किए हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा है। कुल श्रम लागत को प्रत्यक्ष श्रम लागत एवं अप्रत्यक्ष श्रम लागत में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष श्रम लागत मूल लागत का ही भाग होती है, जबकि अप्रत्यक्ष लागत उपरिव्यय का भाग होती है। आगे है श्रम लागत नियंत्रण एवं लेखांकन, लेबर कॉस्ट कंट्रोल एंड अकाउंटिंग। श्रम लागत नियंत्रण एवं लेखांकन के उद्देश्य से श्रम संबंधी कार्य प्रक्रिया को विभिन्न चरणों में निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है। हम इसके जो अकाउंटिंग लेबर कॉस्ट कंट्रोल का देख रहे हैं उसके निम्न स्टेप्स हो सकते हैं। पहला है श्रमिकों का नियोजन, चुनाव, नियुक्ति तथा कार्य का वितरण। दूसरा है श्रमिकों के कार्य समय का लेखा एवं नियंत्रण। तीसरा है सामान्य श्रम लागतों का लेखांकन। चौथा है विशेष प्रकार के श्रमिक एवं उनकी लागत का विश्लेषण। पांचवा है श्रम निकासी अथवा श्रम फेर की गणना। छठा है विशेष प्रकार की श्रम लागतों का विश्लेषण। और लास्ट है सातवां कार्य एवं विधि अध्ययन, गति एवं समय अध्ययन। इसके बाद हम देखेंगे विशेष प्रकार के श्रमिकों की लागतों का विश्लेषण, कॉस्ट एनालिसिस ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एम्प्लॉय। हमारे कारखाने में कुछ श्रमिक स्थायी रूप से काम नहीं करते हैं, इसलिए हम उनकी लागतों का लेखा विशेष प्रकार से करते हैं। हम श्रम लागतों के अध्ययन हेतु ऐसे श्रमिकों की प्रकृति को हमारे लिए जानना आवश्यक है। ऐसे श्रमिक निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है प्रशिक्षण हेतु आए श्रमिकों का वेतन। अब ऐसे जो कि श्रमिक हमारे पास प्रशिक्षण या ट्रेनिंग के लिए आए, उनका वेतन जो हमारे द्वारा पे किया जाता है वो कौन से होते हैं। तो आप देखिए कि ऐसे श्रमिकों को सामान्य से कम दरों पर भुगतान किया जाता है और इनकी उत्पादन क्षमता भी कम होती है। ऐसी दशा में इनको दी गई मजदूरी सामान्य मजदूरी की तरह उस जॉब कार्ड में भी लिख दी जाती है जिन पर वे काम कर रहे हैं। यदि इन श्रमिकों द्वारा काफ़ी कम उत्पादन हो और सामग्री का क्षय भी अधिक होता है तो सामान्य दशाओं में होने वाली लागत को ही उपकार्य लागत में शामिल किया जाता है। अतिरिक्त राशि
उपरिव्यय हमारे द्वारा मान ली जाती है। यदि ये उत्पादन न करें तो दी गई सारी मजदूरी उपरिव्यय मान ली जाएगी। इनकी मजदूरी का 50% या अन्य प्रतिशत जो दिया गया हो उपरिव्यय व 50% प्रत्यक्ष लागत माना जा सकता है। दूसरा है आकस्मिक श्रमिक। आकस्मिक श्रमिक इन्हें बदली श्रमिक भी कहते हैं। ये कारखाने की नियमित सेवा में नहीं होते हैं। कार्य का अधिक भार होने पर या अधिक श्रमिकों के अनुपस्थित रहने पर इन्हें काम पर लगाया जाता है। इनके श्रम का लागत लेखा भी उसी प्रकार करते हैं जैसे कि उनके स्थान पर नियमित कर्मचारियों के कार्य करने पर दी जाने वाली मजदूरी का लेखा होता है। ऐसे श्रमिकों पर विशेष नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि इसमें झूठे श्रमिक दिखाकर पारिश्रमिक को गबन किया जा सकता है। तीसरा है कृत्रिम अथवा भूतहा श्रमिक। ये जब श्रमिक किसी कारखाने में मिथ्या रूप से मतलब झूठे कुछ श्रमिकों को मास्टर रोल पर दिखाया जाता है, परंतु वास्तव में ऐसे श्रमिक संस्था में कार्य नहीं करते हैं, तो उन्हें भूतहा श्रमिक कहते हैं कि ऐसे श्रमिक वास्तव में कार्य नहीं करते, केवल उनको मास्टर रोल पर दिखाया जाता है। भूतहा श्रमिकों अथवा बोगस श्रमिकों को कार्य पर दिखाने से संस्था के धन का दुरुपयोग होता है। अतः प्रत्येक संस्था श्रम लागतों पर नियंत्रण स्थापित करने के उद्देश्य से पूरा एफर्ट्स करती है कि इस प्रकार से धन की चोरी को रोका जा सके। चौथा है भारी श्रमिक। इससे हमारा आशय दो प्रकार के श्रमिकों से होता है। पहला, घर पर कार्य करने वाले श्रमिक। ये वे श्रमिक जो अपने निवास स्थान पर सामग्री ले जाकर उत्पादन का कार्य करते हैं भारी श्रमिक कहलाते हैं। जैसे बीड़ी बनाने वाले, सूत काटने वाले, थैली एवं डिब्बे बनाने वाले श्रमिक। इन्हें कार्यानुसार मजदूरी दी जाती है। ऐसे श्रमिकों द्वारा दूषित किस्म का माल बनाने की प्रवृत्ति होती है। अतः उत्पादित वस्तु की किस्म पर ध्यान देना चाहिए कि इनके द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसकी क्वालिटी क्या होगी। दूसरा है ग्राहक के निवास स्थल अथवा कार्य स्थल पर काम करने वाले श्रमिक। ये वे श्रमिक जो ग्राहक के निवास स्थल पर जाकर काम करते हैं बाहरी श्रमिक कहलाते हैं। जैसे नल व बिजली की फिटिंग, मरम्मत आदि का कार्य। ऐसे श्रमिक ग्राहकों के यहाँ लगने वाले समय को अधिक बता सकते हैं या उनमें प्राप्त पारिश्रमिक कम बता सकते हैं, इसलिए इन पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसे श्रमिकों को बाहर कार्य का समय पत्रक दिया जाता है जिसमें लेखा करके श्रमिक ग्राहक से अथवा फॉरमैन से प्रमाणित करवा लेता है। पांचवा है अधिकारियों की लागत का विश्लेषण। अधिकारी वर्ग व संचालकों को दिए गए वेतन, बोनस, कमीशन आदि की लागत का विश्लेषण करते समय भी उसी प्रकार की समस्याएं आती हैं जैसे कि श्रमिकों के लिए लगाई गई लागत के विश्लेषण में आती हैं, परंतु प्रबंधकों की कार्यकुशलता व बोनस ज्ञात करने में कुछ विशेष परेशानी आती है। प्रबंधकों द्वारा लिए गए निर्णयों का मूल्यांकन करना आसान नहीं है। अधिकारियों का कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है और एक अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में कई विभाग होते हैं। ऐसी परिस्थिति में श्रमिकों के लिए बनाई गई क्षतिपूर्ति एवं बोनस योजनाएं अधिकारियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती हैं। पहला है प्रबंधकों के कार्य का विवरण बनाना आसान नहीं है, अतः कार्य मूल्यांकन द्वारा कार्य कुशलता नहीं मापी जा सकती है। दूसरा, प्रबंधकों में भी अलग अलग कुशलता व अपेक्षा रखने वाले व्यक्ति होते हैं, परंतु प्रबंधकों में कार्य प्रशंसा व पदोन्नति की चाहत अधिक होती है। तीसरा, श्रमिकों में आपस में कार्य कुशलता में इतना अंतर नहीं होता है जितना कि विभिन्न प्रबंधकों की प्रबंधकीय क्षमता में होता है। चौथा, अकुशल श्रमिक से संस्था को
उतनी हानि नहीं होती है जितनी हानि एक अकुशल या असंतुष्ट प्रबंधक से होती है। प्रबंधक कार्य से संतुष्ट न होने पर हड़ताल व नारेबाजी नहीं करते, बल्कि काम में कम रुचि लेना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि किस तरह से विशेष प्रकार के श्रमिकों की लागतों का विश्लेषण किया जाता है। थैंक यू।